हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को 80 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। उसमें एक ऐसा क्रिसमस, तारीखी क्रिसमस भी गुजर गया जिसमें जंग होती रही और बेथलेहम के फादर ने कहा कि ईसा मसीह गजा के रबल में पैदा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है और इससे ये भी महसूस हो रहा है कि जो जायनिस्ट यहूदी हैं, जिनके ताल्लुकात जायनिस्ट क्रिश्चियंस से जुड़े हुए हैं, जिसमें हुकूमतें इजराइल को कत्लेआम के लिए उकसा रही हैं, ना सिर्फ उकसा रही हैं बल्कि मदद कर रही हैं, उनमें और आम ईसाइयों में एक बड़ा रिफ्ट, एक इख्तलाफ सामने आया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा जो इंसानियत कराह रही है गाजा में, उस पर लिटरेरी लोग, शायर लोग कैसे सोच रहे हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। और आज हमारे खास मेहमान हैं जाने माने साइंसदां, उर्दू शायर, फिल्म मेकर, सोशल एक्टिविस्ट गौहर रजा साहब। काफी दिन के बाद उनसे कैमरे पर बात हो रही है। अब से पहले भी आपने कई बार उनके इंटरव्यूज, खास तौर पर मोदी सरकार के जरिए साइंस को कत्ल करने की जो कहानी है, जिस तरह से उन्होंने बताई थी, वो मुझे लगता है आपको जरूर याद होगी। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। आपने एक नज्म कही है फिलिस्तीनी मजलूमों के हालात के पेश नजर। सबसे पहले हम उसी से शुरू करते हैं ताकि आम लोगों को इस नज्म को अच्छी तरह से सुन करके, समझ करके किसी नतीजे तक समझें, फिर उसके बाद हमारी आगे बातचीत चलेगी। बहुत शुक्रिया काजमी साहब। ये आजकल तो हालात ही ऐसे हैं कि नज्म लिखें तो खून दिल से ही लिखनी पड़ती है। तो नज्म पेश है फिलिस्तीन। अजीब जंग है ये, अजीब जंग है ये, और अजीब तर है कि जो इसे एक जंग में जालिम की सफ में शामिल हैं। अजीब जंग है ये और अजीब तर है कि जो इसे एक जंग में जालिम की सफ में शामिल हैं। ये जंग बच्चों के, माओं के, दर्सगाहों के, निहत्थे लोगों के, बूढ़ों के और ज़ईफों के। ये जंग जख्मी मरीजों के, अस्पतालों के खिलाफ जंग है जो जाने कब से जारी है। और इनका जुर्म है आजादी वतन का जुनून, और इनका जुल्म है आजादी वतन का जुनून। ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग मजलिस अक़वाम के खिलाफ भी है। यहाँ साहिल लुधियानवी ने भी मजलिस अक़वाम का लब के अल्फाज जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के लिए इस्तेमाल किए हैं। मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। और इनका जुर्म है आज़ादी वतन का जुनून। ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग मजलिस अक़वाम के खिलाफ भी है। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो न कभी। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो न कभी। अजन में कोक के बच्चे चुकाएं हर कीमत, बिछाए लाशें तो यूं हो जमीन छोटी पड़े, बहे जो खून तो भर जाए उससे हर सागर। वो चाहते हैं गुलामी का दौर लौट आए। ये जंग, ये ख्वाब है कि सभी कुछ तबाह हो जाए। जो कस्में खाते थे तहजीब की हिफाजत की, कुछ ही साल पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा था कि आइदर यू आर विद अस और यू आर विद अनसिविलाइज्ड। और ये भी कहा था कि ये सिविलाइजेशन और अनसिविलाइज्ड लोगों के बीच जंग है, जब उन्होंने इराक के ऊपर हमला किया था। जो कस्में खाते थे तहजीब की हिफाजत की, नकाबे फेंक के उतरे हैं आज मैदान में। लगाए जिस्म पे मजलूमियत के तमगों को, हैं साथ जुल्म के, जालिम के सफ में शामिल हैं। लगाए जिस्म पे मजलूमियत के तमगों को, हैं साथ जुल्म के, जालिम के सफ में शामिल हैं। मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही, मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही। करोड़ों लोग उठेंगे, कहेंगे बस, अब बस। और लोग उठ रहे हैं।
मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही, करोड़ों लोग उठेंगे कहेंगे बस, अब बस भरोसा देंगे फिलिस्तीन के अवाम को वो, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। करोड़ों लोग उठेंगे हर एक मुल्क में जो हुकूमतों के सिरों को झुका के दम लेंगे, हुकूमतों के सिरों को झुका के दम लेंगे। जी, बहुत ही अहम बातें इसमें कही हैं। इसमें ख़ास तौर पर ये कि आज़ादी का जो जुनून है वो उनका जुर्म है फ़िलिस्तीनियों का। आपने ये भी बताया कि वो ताकतें जंग ख़त्म नहीं होने देना चाहती, हमेशा जंग जारी रखना चाहती हैं। आपने अपने अशार में ये भी कहा कि इन फ़िलिस्तीनियों को इंसान नहीं समझा जाता। ये भी कहा कि किस तरह से मुसलसल पूरी दुनिया के अवाम फ़िलिस्तीनियों के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही अहम पैगाम आपने दिया है। मैं आज ही आपसे बात करने से पहले एक अल मयादीन टेलीविज़न चैनल है लेबनान का, उसकी एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी 2012 के आसपास। वो किसी प्रोजेक्ट पर आई हुई थी। उनका नाम था ज़ैनब अल सफ़ार। मैंने आज उनको मेरे कहीं कार्ड वगैरह देखे तो मैंने सर्च किया उनका फेसबुक, और उनके फेसबुक पर जो मैंने आज एक वीडियो देखी है, दिल दहल गया वाकई। आंखों में मेरे वर्चुअली आंसू आ गए। तन्हाई में बैठे हुए, तन्हाई में आदमी कम से कम मकर और फरेब नहीं करता। मैंने जिस तरह से एक नौजवान के लाशे के पीछे दौड़ती हुई रोती हुई मां को देखा है, वाकई बहुत ही इतनी तकलीफ से मैं गुजरा हूं। और मैं तो इतनी दूर से बैठ करके एक वीडियो देख करके, जो लोग उसके बीच में हैं, जिनके लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, मुसलसल अपनों को कत्ल होते हुए देख रहे हैं। और मैंने एक और बच्चे की वीडियो देखी जो बहुत ही बिल्कुल रबल में है, चारों तरफ मिस्मार हुए मकानात हैं, लेकिन उसमें वो एक अंग्रेजी में एक नज्म पढ़ रहा है बहुत ही जुनून के साथ। उसने कहा कि यहाँ 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, मैं इसकी आजादी के जुनून में हूं और मुझे इससे कम नहीं चाहिए, मैं इस जमीन को छोड़ नहीं सकता। यानी ये दो किस्म के एहसासात हैं जो मैंने वीडियोस के जरिए देखे। अब मैं अपनी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके साथ। आप बहुत से वाकयात आपने देखे हैं। आपने गुजरात का 2002 देखा है, आपने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी उस पर। उसके अलावा भी जिंदगी के बहुत से ऐसे तजुर्बात हैं जो इंसान को छू लेने वाले हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो तो आपने नज्म के जरिए आपने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या इंसानियत बचेगी या ये हैवान बाकी रहेंगे जो इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं? काज़मी साहब, इस जंग ने बहुत सारे बेहद अहम सवाल उठा दिए हैं इंसानियत के सामने। मुझे लगता है कि ये टकराव ख्यालात का, कि इंसान को अमन, चैन, शांति, प्यार, मोहब्बत इससे रहना चाहिए और ये जीतता है और ये मजबूत है, बनिस्बत हिंसा के, अशांति के, नफरत के, और कुछ लोगों का इस पूरी दुनिया पे कब्जा करने का ख्वाब के, इनके बीच में टकराव लगातार चलता रहा है। लेकिन इंसानियत ने बहुत कुछ अचीव भी किया है। अपने इर्तिका का जो रास्ता है, जो डेवलपमेंट का रास्ता है, उसमें बहुत कुछ हमने अचीव किया। और ख़ास तौर से दूसरी जंग अजीम जो है वो, हाँ, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उसको यहूदियों के खिलाफ जंग तो थी, लेकिन उसको ये नहीं कभी कहा गया कि ये दो मज़ाहिब के बीच जंग है। ये नहीं कहा गया कि ये क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बीच जंग है। वो जंग भी जाहिर है कि रेसिज्म उसके अंदर शामिल था, लेकिन दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश नहीं थी कि तुम या तो क्रिश्चियनिटी के साथ खड़े हो जाओ और या जुडाइज्म के साथ खड़े हो जाओ। वहां सवाल था हिटलर के साथ और हिटलर के खिलाफ।
खड़े होने का। ये जो जंगें बीच में धीरे धीरे हुई हैं, ये दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की तरफ ले जा रही हैं। एक तरफ इजराइल का नाम खत्म होता जा रहा है ऑलमोस्ट, लगातार हम ये कह रहे हैं कि यहूदियों की जंग है, हमें सुनने को लगातार मिल रहा है, और दूसरी तरफ मुसलमान सुनने को मिल रहा है। और इन हकायक को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, और खासतौर से ये साजिश रची गई है कि नजरअंदाज कर दिया जाए कि बहुत सारे यहूदी इस जंग के खिलाफ हैं, बहुत सारे मुसलमान इस जंग के खिलाफ हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस इस जंग के खिलाफ हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जंग के खिलाफ है। अवाम जैसा आपने इस्तेमाल किया था कि ज्यादातर मुल्कों के इस जंग के खिलाफ हैं। तो इस जंग को ये दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच में जंग है, अब आप अपना खेमा चुन लें और फिर बाकी सारे मजालिम से आंखें बंद कर लें, या तो मातम मनाएं और या आंखें बंद कर लें बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरह से बहुत ही रिग्रेसिव जंग है, जिसमें एक साजिश की जा रही है कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और मजहब की बेसिस के ऊपर बांट दिया जाए। दूसरी जंग के बाद ये बहुत साफ बात सामने आई थी कि अब इंसानियत को खड़े होना पड़ेगा कि जंग के भी कुछ मरासिम होंगे, जंग के भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन कवानीन को मुरत्तब किया जाए और उनको फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए, और हर मुल्क उस ट्रीटी को साइन करे और फिर ये कहा जाए कि ये लक्ष्मण रेखाएं हैं जिनको जंग के दौरान भी कोई पार नहीं करेगा। उनमें ये था कि आप ऐसी जगहों के ऊपर बम नहीं गिराएंगे, ऐसी जगहों पे के ऊपर मजालिम नहीं करेंगे जिन जगहों के ऊपर निहत्ते शहरी हों, एक दूसरे के शहरों के ऊपर बम नहीं गिराएंगे आप। उसमें यह भी था कि बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, उसमें यह भी था कि मरीजों का ख्याल रखा जाएगा, उसमें यह भी था कि जो दरसगाहें हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके ऊपर बम नहीं गिराए जाएंगे और उनके ऊपर हमले नहीं होंगे। उनमें यह भी था कि यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस के ऊपर नहीं हमले किए जाएंगे, इमदाद पहुंचने दी जाएगी। जंग के दौरान अगर कहीं इमदाद की जरूरत है तो सारी दुनिया के मुल्क मिल करके इमदाद पहुंचा सकेंगे। मुझे लगता है कि ये जो ख्यालात थे, ये जो ख्वाब थे, ये जो कवानीन बनाए गए इंसानियत के दायरे में रहने के लिए जंग के दौरान भी, मैं खास तौर से इसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि ये जंग के दौरान के थे। आमतौर पर तो ये सब कुछ हमने मान ही लिया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर दो मुल्कों के अंदर जंग हो रही है या ज्यादा मुल्कों में जंग हो रही है तो ये कानून ऐसे हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, ये लक्ष्मण रेखाएं ऐसी हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अब बेड़ियां बन गई हैं हमारी साम्राज्य इंपीरियलिज्म के पैरों में, और ये जंग उन्हें तोड़ने की कोशिश है। जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है, जिस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसमें आम इंसान को, आम शहरी को दुनिया के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब ये सब कुछ जायज है। हमास ने हमला कर दिया था तो हम अजन्मे बच्चों तक को मार डालेंगे, हम उनका कत्लेआम करेंगे, हम आम शहरी का कत्लेआम करेंगे और कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम हॉस्पिटल्स के ऊपर बम गिराएंगे और उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ तो ये उन ख्यालात, उस ख्वाब जो इंसानियत देख रही थी कि जंग के दौरान भी कुछ चीजें नहीं की जा सकती, वो जो ख्वाब था उसके खिलाफ है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में अकेला अमेरिका साथ खड़ा होता है, यहां तक कि बाकी सारे जो मुल्क इजराइल के साथ आ गए थे और दौड़ दौड़ के उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पहुंच रहे थे साथ देने के लिए, उनको भी पीछे हटना पड़ा है, हमारे मुल्क को भी पीछे हटना पड़ा है इजराइल का साथ देने में। तो सिर्फ अमेरिका साथ रह गया है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है इस वक्त
कि ये यूनाइटेड नेशंस के कॉन्सेप्ट के, वो जो ख्याल है कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ चीजें पास की जानी चाहिए, सारे मुल्कों को मिलके कुछ चीजों का पे सहमति होनी चाहिए, ये उसके भी खिलाफ है। यानी यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ, उसके खिलाफ है। और हमें ये भी दिखाई दिया, जो बहुत ही हैरत और जो बहुत मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, इतनी गंदगी के साथ सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ जो बातें कही गई और इतनी खराब जबान इस्तेमाल की गई सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ, ये पहली बार हुआ है। दूसरी जंग से के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सेक्रेटरी जनरल को सीधे गाली गलौज की जबान इस्तेमाल करके शर्मिंदा करने की कोशिश की जाए। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का ख्वाब था, ये जो यूनाइटेड नेशंस बनाने का ख्वाब था और उसके पीछे जो 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 ऑब्जेक्टिव्स थे, ये उनके खिलाफ भी जंग है। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि अब जो इंपीरियलिज्म है वो ये मैसेज दे रहा है दुनिया को कि हमें यूनाइटेड नेशंस भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। इजराइल फिलिस्तीनी जमीन पर बना, फिलिस्तीन पर कब्जा करके बना, इसी यूनाइटेड नेशन में जो इस वक्त विक्टिम बना हुआ है इजराइल का ही, इसी यूनाइटेड नेशन ने इसको लेजिटिमेट बताया। इजराइल को लेजिटिमेसी यूनाइटेड नेशन में ही कुछ मुल्कों ने मिलकर के दिलाई। तो क्या वो इंटरनेशनल सिस्टम जिसकी मदद से इजराइल मजबूत होता था, जिसकी मदद से अमेरिका अपना इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्लान इंप्लीमेंट कराता था, अब क्या वो उनके इस्तेमाल का नहीं रहा? आपका सवाल बहुत ही जायज है और इस वक्त जरूर पूछना चाहिए कि ये इसकी तारीख क्या है इजराइल के बनने की। मेरी समझ ये कहती है कि वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ शुरू में कि इनको बसाया जाएगा, और फिर यहां तक बात पहुंची कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तलाश कर लिया जाए इनके लिए। लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है, ना इजराइल मानने को तैयार था और ना ही फिलिस्तीनी अवाम मानने को तैयार थे, और इसलिए झगड़ा आगे बढ़ रहा था। पर अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम हकीकत मान भी लें, जो मुझे लगता है कि आज हकीकत मान ली जानी चाहिए, लेकिन इजराइल के एक्सपेंशन को हकीकत बनाने की जो कोशिश है उसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है तो आप गाजा पे कैसे कर सकते हैं हमला, वहां पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? आप तो लगातार ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को नेस्तो नाबूद जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। इसके साथ कौन खड़ा हो सकता है? इसके साथ तो खड़े होने को सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज के दौर में, मैं वैसे भी मेरा ख्याल ये है कि दुनिया से सारे के सारी हदें मिटा देनी चाहिए, और ये जो नेशन स्टेट्स क्रिएट की गई हैं ये बहुत ज्यादा जमाने तक चलने वाली नहीं है। अगली कुछ सदी में ये खत्म हो जाएगा, मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि ये किसी भी तरह से सस्टेन नहीं कर सकते इंसानियत इनको। पर अगर आज 2 नेशन स्टेट मौजूद हैं और इजराइल को वहां से अब नहीं हटाया जा सकता, ये रियलिटी बन गई है, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हम यकावाज होकर के कहें, और जो दुनिया के कह रहे हैं अवाम, कि भाई 2 नेशन सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करो और एक दूसरे के ऊपर हमला करना बंद करो, और खास तौर से बच्चों के ऊपर, स्कूल जाते हुए बच्चों के ऊपर, उन जगहों के ऊपर, कैंप्स के ऊपर जहां लोग पनाह गुज़ी हैं, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, जहां दवाओं की कमी है, वहां पर हमला कर रहे हैं। ये कैसे जस्टिफाइड होगा? अगर 2 नेशन सॉल्यूशन तलाश भी कर लिया जाए तो ये इसके साथ आप कैसे खड़े होंगे? आप इसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं कि वहां पर रबल के बीच में बच्चा जो है वो खड़ा होकर के नज्म पढ़े, जिसका आपने जिक्र किया? आप इसके साथ हो कैसे सकते हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं किसी मुल्क में कि एक औरत दौड़ रही हो अपनी
जवान बेटे के लाशे के पीछे कैसे अच्छा आप? अच्छा अच्छा अच्छा, गौहर रजा साहब देखिए, एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। एक तो वो नजरिया है कि इजराइल को सफ़े हस्ती से खत्म होना है। दूसरा नजरिया यह है कि यह किसी तरह से को एग्जिस्ट करे, लेकिन को एग्जिस्टेंस के लिए तारीख देखनी पड़ेगी। जो 75 साल गुजरे हैं, क्या कभी एक दिन भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों को, जो वहां के नेटिव्स हैं, उनको क्या कबूल किया है? क्या किसी एक दिन भी उनकी बंदूकें साइलेंट रही हैं? दूसरी बात, टू स्टेट सोल्यूशन की बातें 80 की दहाई में, 90 की दहाई में अमेरिका के मीडिएशन से जो बातचीत होती थी, फोटो खींचते थे यह दिखाने के लिए कि शायद इजराइल अमन चाहता है, जो झूठ था, जो झूठ साबित हुआ। और मुसलसल कब्जे बढ़ते रहे, यानी 10-5% से लेकर के 70-80% और 85% तक। ये सारे तजर्बे इजराइल के नेचर के, इजराइल का जो सोच है उसका हम सब कुछ देख चुके। क्या अब भी हम इस धोखे में रहें दुनिया के लोग, जबकि अमेरिका ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मान लिया, उन्होंने अपनी एम्बेसी वहां पर शिफ्ट कर ली। नेतन्याहू की एक खबर पिछले दिनों लीक होकर के आई कि कैबिनेट में उन्होंने कहा कि टू स्टेट सॉल्यूशन की बात भी मत करो। अब टू स्टेट सॉल्यूशन की कोई बात ना इजराइल ना अमेरिका करता है। ऐसे वक्त में आप जैसे लोग या दूसरे लोग जो फिर भी इजराइल के वजूद का एहतराम करना चाहते हैं, वो कैसे बाकी रह सकता है? किस तरह से वो फिलिस्तीनियों को कबूल करेंगे जबकि अब वो पूरी तरह से गाजा से खत्म करने की तैयारी है? किस तरह से, मतलब हम एक मॉडरेट होते हुए भी किस तरह से उस इजराइल को कबूल करें जो हर दिन फिलिस्तीनियों को कत्ल करके अपने आप को चूजन वन कहता है? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दिन के लिए भी फिलिस्तीनियों का कत्लेआम नहीं रुका वहां पर। और उसका नतीजा ये है कि आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमास के साथ खड़ा है और इसकी कोशिश नाकाम हो रही है, कम से कम आवाम के बीच में नाकाम हो रही है कि खुद को इजराइल जो है वो विक्टिम की तरह से पेश करे। ये कोशिश बार बार नाकाम हो रही है कि यहूदियों का एक ग्रोह लगातार ये कहता रहे कि एंटी सेमेटिक हो अगर इस जंग में तुम फिलिस्तीन की बात भी कर रहे हो तो। नेतन्याहू ने जिस तरह के बयानात दिए हैं इस बीच में, और बयानात कुछ जो लीक हुए हैं, जो अंदर दिए गए हैं, उन सबको अगर देखा जाए तो ये अमेरिका की शय पे हो रहा है। वरना इजराइल एक दिन भी वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका की शय ना हो। तो मैं तो उसे अमेरिका की एक और स्टेट मानता हूं। हमें ये भूल जाना चाहिए कि इजराइल और मामला यहूदियों का है। ये मामला सीधा का सीधा उस इलाके में एक चौकीदार, एक गुंडे को स्टैब्लिश करने का है, जिस इलाके में तेल आज भी मौजूद है और तेल की कीमत बहुत ज्यादा है। वहां लगातार ये धमकी देते रहना कि देखो हम यहाँ मौजूद हैं और हम वो उस इलाके को आजाद नहीं होने देंगे। हर मुल्क को हम धमकी लगातार देते रहेंगे कि तुम आजाद नहीं हो अपना तेल अपनी तरह से बेचने के लिए। जब भी कभी डॉलर डगमगाता है, इजराइल में कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। तो नेतन्याहू भी एजेंट हैं अमेरिका के, इसमें मुझे कम से कम कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है इजराइल और वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, वो अमेरिका का एक हिस्सा है। अगर हम इसको देख लें, उसको समझ लें, तो दो बातें की जा सकती हैं। या तो इजराइल के अंदर के अवाम उठें और ये कहें कि भाई हमें ये मंजूर नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। जो टू स्टेट सोल्यूशन का एक ख्वाब है वो ये कहता है। लेकिन इन हालात में, जिन हालात में हम जी रहे हैं, और हमें ये दिखाई दे रहा है कि अरब वर्ल्ड भी, दुनिया के और मुल्कों को तो छोड़ दीजिए, अरब वर्ल्ड भी साथ होने के बावजूद फिलिस्तीनियों के उनके साथ नहीं दिखाई देती।
तो ऐसे में मैं इजरायलियों की जो भी सरकार है उसके साथ तो एक दिन भी खड़ा नहीं हो सकता। आपने शुरुआत मॉडरेट कह के की थी कि हम लोग मॉडरेट लोग हैं जो चाहते हैं कि एक सोल्यूशन, एक बेहतर दुनिया के लिए सोल्यूशन मिल जाए। तो मैं इजराइल की सरकार के साथ तो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकार कंट्रोल्ड है अमेरिका से पूरी तरह से, और हर सरकार रही है, कभी ज्यादा कभी कम। तो जाहिर है कि कभी कभी चेहरा उनका बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है और कभी बहुत भयानक चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है। मैं फिलिस्तीन के अवाम के साथ हूं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है और शुबा नहीं है। फिलिस्तीन के अवाम को अगर ये मंजूर है कि वहां पर 2 नेशन सोल्यूशन निकले, तो मैं उसके साथ हूं। और अगर उनके अवाम के बीच में ये ख्याल है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर कोई और सोल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल ये रियलिटी है आज की दुनिया की कि जंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। वो चाहे फिलिस्तीनी उठे जंग करने के लिए या इजराइल उठे जंग करने के लिए, सोल्यूशन वहां नहीं। सोल्यूशन तो बातचीत में है, अवाम की जद्दोजहद में है। और मैं उस जद्दोजहद में जो मॉडरेट इजरायली अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत शार्प हो गई है, इस बीच में हमें दिखाई दिया है कि एक बड़ा तबका है यहूदियों का जो इस जंग के कम से कम बहुत खिलाफ है, नेतन्याहू के बहुत खिलाफ है। उनके साथ हूं मैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा ही फिलिस्तीनियों के साथ रहा है, फिलिस्तीनी अवाम। ये फिलिस्तीनियों के साथ दिल रहा है। आपने जो एक बात कही कि अगर फिलिस्तीनी लोग चाहें 2 स्टेट सोल्यूशन, तो मैं उसके साथ हूं, और उनकी मर्जी क्या है वो जानना जरूरी है। एक तरह से आपने ये बात कही है, तकरीबन यही बात ईरान की लीडरशिप भी कहती है, जहां एक तरफ ये कहा जाता है वो तबाह होगा, खत्म होगा, लेकिन ये बात फॉरेन मिनिस्ट्री के सतह पर अक्सर यही बात दोहराई जाती है कि वहां के लोगों का राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका एहतराम करना चाहिए, और पूरे फिलिस्तीनियों को जहां जहां भी हैं दुनिया भर में फैले हुए, उनके बीच में एक रेफरेंडम कराया जाना चाहिए और उसमें जो फैसला हो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। अब मैं जानना चाहता हूं कि इजराइल के साथ जिस तरह से कुछ मुल्क खड़े हैं, खास तौर पे अमेरिका, और जिस तरह से आपने अरब मुल्कों का भी जिक्र किया, अभी पिछले दिनों एक आवाज उठी थी कि सऊदी अरब कुछ और नहीं कर सकता, कम से कम जो हमास के कैदी उनकी जेलों में हैं उनको छोड़ दें। सऊदी अरब वो भी नहीं कर रहा है, चूंकि वो इजराइल और अमेरिका के कहने पर ही वहां गिरफ्तारियां होती रही हैं। तो ऐसे में क्या ये बात एक तरह से नतीजे के तौर पर समझी जा सकती है कि अरब मुल्क जो ये मोनार्कीज हैं, बादशाहतें हैं ये, और अमेरिका, यही गाजा में जो तबाही, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, यही जिम्मेदार हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको ही जिम्मेदार मानना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी तो अमेरिका को की ही है, लेकिन अमेरिका के दबाव में जो ममालिक हैं वो ममालिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस जंग के 80 दिनों से ज्यादा चलने के। और ये भी बात मेरी नजर में बिल्कुल साफ है कि मजहब जो है वो यूनिटी का आधार नहीं हो सकता, वो यूनिटी की बेसिस नहीं बनता है। क्योंकि मजहब से अगर यूनिटी हो रही होती तो इस वक्त सारे के सारे मुसलमान दुनिया भर के और उनकी हुकूमतें जो हैं, जिन मुल्कों में ज़्यादा हैं मुसलमान, और ख़ास तौर से सऊदी अरब, फ़िलिस्तीनियों के साथ होता, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी फ़िलिस्तीनी, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान हैं, वहाँ पर यहूदी भी हैं फ़िलिस्तीनी, और वो भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं फ़िलिस्तीन के अंदर जो लड़ रहे हैं साथ नहीं में। सर, कुछ लोग सऊदी अरब की वहाबियत को मुसलमानों का जायनिज्म कहते हैं। तो वो जायनिज्म जिस तरह से क्रिश्चियंस में गया, इसी तरह से मुसलमानों में वहाबियत की शक्ल में जायनिज्म आया। जहां जायनिज्म आ जाएगा वहां इत्तेहाद कैसे हो पाएगा मुसलमानों के बीच? नहीं नहीं, मजहब कहीं भी हो दुनिया हाँ में, जी, हाँ वो इत्तेहाद की बेसिस नहीं बना है।
तारीख ये बताती है हमको, और मजहब की अलग अलग दुकानें चलना शुरू हो जाती हैं बहुत जल्दी। ये तारीख हमें सिखा रही है। तो अगर वहाबियत है तो उसकी एक अपनी दुकान है, अगर वो कोई और फिरका है मुसलमानों का तो उनकी अलग दुकान है। हिंदुओं में जातों के बीच में आप देख लीजिए, यहाँ हमारे मुल्क के अंदर मजहब बेसिस हो ही नहीं सकता एकता का। एकता की बेसिस मजहब आज तक ना हुआ है, ना आगे भी हो पाएगा। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमें दो बातें कहना बहुत जरूरी है कि हमें मंजूर नहीं है कि जो कुछ इर्तिका की सीढ़ी के ऊपर चलते हुए इंसानियत ने अचीव किया है, उसको खोने के लिए हम तैयार नहीं है इस जंग में। दूसरे, इस जंग को हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये दो मजाहिब के बीच में जंग है। फिलिस्तीन के अवाम और दुनिया के अवाम इस वक्त इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हैं, इस वक्त बर्बरियत के खिलाफ खड़े हैं, इस वक्त उस नफरत के खिलाफ खड़े हैं जो नफरत वहां दिखाई दे रही है, और नफरत का सबसे भयानक रूप दिखाई दे रहा है हमको। उस नफरत के खिलाफ हम इन चीजों को खोने के लिए तैयार नहीं है। हम इन कदरों को के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार नहीं है, और जो बुलडोजर चला रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हैं। ये कहना इस वक्त बहुत जरूरी है, और इस चश्मे से हमें इस पूरी जंग को देखना चाहिए कि क्या हम अजन्मे बच्चों की, जिनको कत्ल किया जा रहा है, रोज कत्ल किया जा रहा है, क्या हम उनके साथ खड़े हैं, या हम इजराइल की बमबारी के साथ खड़े हैं? मेरी नजर में बिल्कुल साफ है। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में जाना भी नहीं चाहता। हम गए और इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जो दमन कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, जो रोज बमबारी कर रहा है, जिसने 21,000 से ज्यादा लोगों को, निहत्थे लोगों को खत्म कर दिया, वो विक्टिम है। अच्छा, एक आम ऑब्जर्वर के तौर पर, लिटरेरी शख्सियत होने के साथ साथ जो सियासत को और हालात को अखबारात के जरिए जो चीजें हम तक पहुंचती हैं, उसकी बुनियाद पर जिस तरह से इस इलाके में रेजिस्टेंस यानी फिलिस्तीनियों की हिमायत बढ़ी है, जिस तरह से यमन के हूथी बाकायदा बाबल मंदब को बंद किए हुए हैं, और जिस तरह से धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से कि जिब्राल्टर का वाला रास्ता भी बंद किया जा सकता है, मेडिटरेनियन सी का। तो ये जो तब्दीली है, जो रेजिस्टेंस के ग्रुप्स जो हैं वो इतने मजबूत और आपस में कोऑर्डिनेटेड नजर आते हैं। सीरिया और इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इस सब को, इस बदलते हुए सिनेरियो को देखते हुए आप कुछ पुरुम्मीद हैं, या आगे आने वाले वक्त में और कुछ मुश्किलात बढ़ सकती हैं? क्या आप क्या समझते हैं? मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है उन डेमोन्स्ट्रेशंस से, उन तहरीकों से जो सिर्फ दुनिया के डेवलपिंग नेशंस में नहीं, अंडर डेवलप्ड नेशंस में नहीं, बल्कि डेवलप्ड नेशंस में हो रही है। लगातार अमेरिका में अवाम उठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। अपनी अपनी हुकूमतों को वो, जैसा मैं नज्म में भी कहा है, कि झुका के दम लेने वाले जज्बे के साथ खड़े हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में लगातार हो रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जर्मनी में जहां बैन कर दिए गए हैं, फ्रांस में ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, दुनिया के अलग अलग यूरोपीय देशों में हो रहे हैं। मुझे उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ दो एक जो मुल्क हैं, और वो भी मजहब का रंग लिए हुए मुल्क हैं, उनको हम ज्यादा उनके ऊपर गौर करें, क्योंकि कोशिश यही है, जैसा मैंने कहा, कि इस जंग को बांट दिया जाए मुस्लिम वर्सेस यहूदी जंग में। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि अलग अलग मुल्क, जिनमें कई मुल्क ऐसे भी हैं जिनका कोई लेना देना इस्लाम के साथ नहीं है, वहां पर न सिर्फ अवाम बल्कि वहां की हुकूमतों ने भी इजराइल के खिलाफ न सिर्फ बयान दिए हैं बल्कि बहुत सारी चीजें बैन कर दी। अभी तक
बैन नहीं लगा इजराइल के ऊपर, ये शर्म की बात है। इंटरनेशनल रूस के ऊपर फौरन लग गए थे, वहां फौरन, मतलब कोई देर नहीं लगी रूस के ऊपर लगाने में। पर यहाँ इजराइल के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है इंटरनेशनल, और उसकी हिम्मत उन मुल्कों में भी नहीं है जिन मुल्कों को हम इस्लामिक देश कहते हैं कि भाई बैन कर दो, खत्म करो ना बात को। नहीं है हिम्मत। एक दो मुल्क इस्लामी खड़े हों और उसका हम पोस्टर बना लें, ये जरा डेंजरस होगा। मेरे ख्याल में हमारा फोकस होना चाहिए कि दुनिया के अवाम इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और अपनी हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और बड़े लार्ज लेवल पे ये हो रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे 2-4 लोग पोस्टर लेके खड़े हो गए, ऐसा नहीं हो रहा है। हजारों और लाखों की तादाद में अवाम जो है वो सड़कों पर निकले हैं। मैं ही समझता हूं कि वो अपनी अपनी हुकूमतों को झुका के ही दम लेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपसे वो नज़्म हमने सुनी जो वाकई बहुत ही दिल को छू देने वाली है, और उसके अलावा जो आपने ऑब्जर्वेशंस दिए, आपने कहा कि मजहबों की बुनियाद पर इस जंग को बनाने की, दिखाने की कोशिश हो रही है, जो कि नहीं है। और अगर मजहब के नाम पर जो कोई भी जंग या कोई भी कुछ होती है, वो उसका रंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, और इंसानियत का जो बुनियाद है वो हिलती हुई नजर आती है। बेहतर यही है कि इंसानियत के लिए काम किया जाए और इंसानियत को ही अहमियत दी जाए, तरजीह दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।